हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश लेसन 10 टेल्स ऑफ चाइल्डहुड इसका पार्ट 1 पढ़ाने वाली हूँ, हिंदी में समझाने वाली हूँ और एक्टिविटी 1, 2, 3 इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हैप्पी प्रिंस का कुछ एक्टिविटीज़ अभी भी छूटा हुआ है, मैं उसे भी और पार्ट 3 भी अभी भी बचा हुआ है, मैं उसे भी सॉल्व करूंगी बहुत जल्दी। लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो पहले मैं इसको लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ते हैं। तो देखिए, टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं रोल्ड डाल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रोल्ड डाल 1916 एंड 1919, इसका मतलब हुआ कि 1916 रोल्ड डाल उनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1990 ईस्वी में। वाज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, फाइटर पायलट एंड स्क्रीन राइटर। इसका मतलब हुआ रोल्ड डाल जो थे वो एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे, छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे, कवि थे और जो फाइटर प्लेन होते हैं उसके पायलट थे, एंड स्क्रीन राइटर मीन्स पटकथा लेखक, जो फिल्मों की कहानियाँ लिखते हैं, फिल्मों में होने वाली, स्क्रीन राइटर। डाल रोज टू प्रोमिनेंस in the 1940s with works for both children and adults and became one of the world's best selling authors. डाल जो है वो मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से 1940 के दशक में उन्होंने बच्चों और वयस्क दोनों के लिए काम किया। ठीक है, जिसके द्वारा वो बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही इसी काम के लिए वो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ऑथर्स, और उनकी जो पुस्तकें थी वो वर्ल्ड यानी कि विश्व की सर्वाधिक मात्रा में बिकने वाली पुस्तकें थी, इसीलिए उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ऑथर्स के रूप में जाना जाता है। जिसकी पुस्तक सबसे ज़्यादा बिकती है उन्हें एक मतलब सर्वाधिक विकृत पुस्तक जिसकी हुई, सर्वाधिक विकृत पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, हिज वर्क्स इंक्लूड जेम्स एंड द जायंट पीच, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, माटिल्डा, द विचेस एंड जॉर्ज मार्वलस मेडिसिन। उनकी प्रमुख रचनाएं और भी थी, जैसे कि जेम्स एंड द जायंट पीच, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, माटिल्डा, द विचेस एंड द जॉर्ज मार्वलस मेडिसिन, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द प्रेजेंट टेक्स्ट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी बॉय टेल्स ऑफ चाइल्डहुड। ये जो प्रेजेंट टेक्स्ट है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये उन्हीं की आत्मकथा है। जब वे छोटे थे तो ये उन्हीं की आत्मकथा है, यानी कि टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की कहानियों का, उन्हीं की कहानी का एक छोटा सा अंश है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है आत्मजीवनी या आत्मकथा जिसको बोला जाता है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ये उसी का एक छोटा सा अंश है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। माई फादर हैरोल्ड डाल वॉज अ नॉर्वेजियन who came from a small town near Oslo called Sarpsborg। ये रोल्ड डाल जो है ये अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे पापा या मेरे पिता हैरोल्ड डाल वाज अ नॉर्वेजियन, वो एक नॉर्वेजियन थे, जो नॉर्वे से होते हैं ना उन्हें नॉर्वेजियन बोला जाता है। who came from a small town near Oslo, वे ओस्लो के निकट एक छोटे से शहर से आए थे जिसे साप्सबर्ग के नाम से जाना जाता था। हिज ओन फादर यानी कि इनके दादाजी, इनके फादर हैरोल्ड डाल के फादर, इनके दादाजी, हिज ओन फादर माई ग्रैंड फादर वॉज अ फेयरली प्रॉस्परस मर्चेंट। यानी कि रोल्ड डाल कह रहे हैं कि मेरे जो दादाजी थे वे एक बहुत बड़े नहीं थे लेकिन एक छोटे मोटे समृद्ध व्यापारी थे। छोटे मोटे थे लेकिन समृद्ध और सफल व्यापारी थे। ठीक है, who owned a store in Sarpsborg and traded in just about everything from cheese to chicken wire। वो एक दुकान के मालिक थे जिस दुकान में मतलब उनकी दुकान में सारी चीज़ें रहती थी, पनीर से लेकर चीज़, पनीर से लेकर जिस मैंने हैंड चिकन जो कूप में रहते हैं उसे बनाने का जो तार होता है, वायर होता है, वो भी उनकी दुकान में अवेलेबल था। माई फादर स्टोर में अवेलेबल था। माई फादर हैड लॉस्ट एन आर्म व्हेन ही वाज 40। रोल्ड डाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जब 14 वर्ष के थे तो उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। बट हैड बिकम अ सक्सेसफुल शिप ब्रोकर, लेकिन बाद में वे एक बहुत ही सफल शिप ब्रोकर बने। शिप ब्रोकर मीन्स क्या होता है? जहाज के दलाल जिसको बोला जाता है। ठीक है,
A shipbroker is a person who supplies the ship with everything it needs when it comes into port: fuel and food, ropes and paint, soaps and towels, hammers and nails, and thousands of other little items. इसका मतलब हुआ एक शिप ब्रोकर ऐसा व्यक्ति होता है जो नाव में ज़रूरत होने वाली, शिप में ज़रूरत की सारी चीज़ों को सप्लाई करता है, सारी चीज़ें उन्हें देता है जब शिप बंदरगाह पर आकर रुकती है। जैसे कि फ्यूल यानी कि ईंधन जिसके द्वारा शिप चलता है, एंड फूड खाना, रोप्स यानी रस्सी, पेंट यानी रंग, साबुन, तौलियाँ, हैमर मीन्स हथौड़े, नेल्स मीन्स ब्रेक, एंड थाउजेंड और हजारों छोटी छोटी चीज़ें जो शिप में ज़रूरत रहती हैं। शिप ब्रोकर का काम यही रहता है कि शिप ब्रोकर जब बंदरगाह पर आकर शिप रुकती है ना, तो उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना। ठीक है। अ शिप ब्रोकर इज अ काइंड ऑफ एनॉर्मस शॉपकीपर फॉर शिप्स, यानी कि शिप ब्रोकर एक ऐसा तरह का, मतलब शिप ब्रोकर जो होता है ना, वो शिप के लिए, जो शिप मतलब बंदरगाह पर आकर रुकती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा दुकानदार की तरह होता है। जैसे कि हम लोग किराने की दुकान पे जाते हैं कोई सामान के लिए, या फिर बड़े बड़े किराने की दुकान पे जाते हैं, है ना, सामान के लिए हमें सारी सामान एक जगह मिल जाती है। ठीक उसी तरह शिप ब्रोकर भी जो होता है ना, वो शिप के लिए एक बहुत बड़ा दुकानदार होता है जहाँ पर उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। ओके, एंड बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ही सप्लाइज टू देम इज द फ्यूल ऑन विच द शिप्स इंजन रन, इन दोज डेज ओनली कोल, एंड बाय फार द, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो शिप ब्रोकर शिप को प्रोवाइड करते हैं वो है फ्यूल यानी ईंधन, जिसके द्वारा शिप का इंजन चलता है। उस समय कोयले से चलता था जो शिप ब्रोकर शिप को देते थे। तो इन दोज डेज ओनली कोल, उस समय सिर्फ कोयले से ही चलता था, कोल से चलता था शिप। ओके, शिप का इंजन जो था वो कोल से चलता था। वही मुख्य रूप से शिप ब्रोकर शिप को दिया करते थे, या उन्हें हमेशा जब जब जरूरत होती थी तब तब देते थे। ही सेट अप अ शिप ब्रोकिंग फार्म एट कार्डिफ ऑफ साउथ वेल्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक शिप ब्रोकिंग फार्म खोल लिया कार्डिफ ऑफ साउथ वेल्स के कार्डिफ में, शिप ब्रोकिंग फार्म खोल लिया। ठीक है, जहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें मिलेंगी। माई फादर मेट माई मदर सोफी मैकडैनल हेजलबर्ग ड्यूरिंग द समर ऑफ 1911 एंड वे आर मैरिड सून आफ्टर। उसके बाद रोल्ड डाल कह रहे हैं कि मेरी माँ, मेरे पापा जो हैं मेरी माँ से मिले, जिनका नाम क्या था, सोफी मैकडैनल हेजलबर्ग, ग्रीष्म ऋतु के समय में, ड्यूरिंग द समर मतलब गर्मी के समय में, ग्रीष्म ऋतु के समय में 1911 ईस्वी में। और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, मतलब उनके पापा जो है उनकी माँ से मिले गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के समय में, और 1911 में, और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन 1918 व्हेन आई वाज 2, 1918 में जब मैं 2 साल का था, we all moved into an imposing country mentioned beside the village of Radir, about 8 miles north of Cardiff. उसके बाद जब मैं 2 साल का था तो हम लोग एक जगह मूव्ड, यानी कि एक जगह शिफ्ट हो गए, मूव्ड हो गए, वहाँ से चले गए। वो क्या है और कहाँ है, देखिए, वो एक बहुत ही अच्छा दिखने वाली कंट्री, बहुत ही इम्प्रेसिव लुक, मनमोहक, जिसको बोला था मनमोहक देश है, जो रादिर नामक विलेज के बगल में है। यानी कि कार्डिफ से 8 माइल, कार्डिफ से 8 माइल उत्तर की तरफ है, 8 माइल उत्तर की तरफ है, रादिर नामक विलेज के बगल में वो जो कंट्री है। ओके, I remember it as a mighty house with turrets on its roof and with majestic lawns and terrace all around it. लेखक कह रहे हैं, रोल डाल कह रहे हैं कि मैं इसे एक शक्तिशाली घर के रूप में याद करता हूँ। घरों के छतों के ऊपर छोटे छोटे टावर्स हैं, मैजेस्टिक लॉन्स यानी कि बहुत ही सुंदर घासों की बगीचे हैं, बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा सा घास का बगीचा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर घासों की छतें हैं, जैसे लग रहा है जैसे चारों ओर छतें ही छतें हैं, है ना। देयर वर मेनी एकर्स ऑफ फार्म एंड वुडलैंड एंड अ नंबर ऑफ कॉटेज फॉर द स्टाफ। वहाँ पर बहुत सारे फार्म यानी कि खेती करने के लिए जगह, खेती करने के लिए बहुत सारे फार्म थे जहाँ पर जंतुओं को रखा जाता है, पाला पोसा जाता है, फार्म उसी को बोला जाता है ना, खेती भी की जाती है, सब कुछ। देयर वर मेनी एकर्स ऑफ फार्म एंड वुडलैंड, जंगल भी थे, एंड अ नंबर ऑफ कॉटेज फॉर द स्टाफ, और स्टाफ के रहने के लिए छोटे छोटे घर भी थे। ठीक है, वेरी सून द meadows were full of milking cows and the sties were full of pigs and the chicken run was full of chicken.
यानी कि बहुत ही जल्दी मिडोज, यानी कि जितने भी ये हरे हरे घास है वो दूध देने वाली गायों से भर गई। और स्टाइज यानी कि जहाँ पर पिग्स को रखा जाता है, पिग्स का जो घर होता है सुअर का, वो पूरे स्टाइज जो है पिग्स से पूरा भर गई। एंड चिकन रन्स वॉज फुल ऑफ चिकन्स, और चिकन्स के लिए जो यानी कि हैन के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं चिकन, उन्हें जहाँ रखा जाता है वो भी पूरा भर गया है छोटे छोटे चिकन से। देयर वेर सेवरल हॉर्सेज फॉर पुलिंग द प्लग्स एंड द हे वेगन्स। यहाँ पर बहुत सारे घोड़े भी हैं। हे वेगन्स यानी कि इन प्लग्स एंड द हे वेगन्स यानी कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे नहीं, यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं पुआल को खींच कर लाने के लिए, घोड़ा गाड़ी जिसको बनाया गया है, इसीलिए घोड़ों की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पे घोड़े भी हैं। हे वेगन्स का मतलब क्या होता है? पुआल जो होते हैं। एंड देयर वॉज अ प्लग मैन, और वहाँ पर एक प्लग मैन भी है जो किसान हुआ। वहाँ पर एक किसान भी है, खेती करता है, फार्म की देखभाल करता है, खेती भी करता है। एंड अ काउ मैन, एक ग्वाला है। एंड अ कपल ऑफ गार्डनर्स, 2 माली हैं। एंड ऑल मैनर्स ऑफ सर्वेंट्स इन द हाउस इटसेल्फ, और जितने भी घर के लिए जितने भी जरूरत है नौकरों की, सर्वेंट्स की, सारे सर्वेंट्स उस घर में मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, टेल्स ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 1। अब हम लोग इसका एक्टिविटी 1, 2, 3 मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ। तो एक्टिविटी 1 में देखिए क्या बोला गया है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड पुट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। ये सेंटेंस जो है इसको हम लोगों को सही नंबर के हिसाब में सजाना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आता है और कौन सा सेंटेंस बाद में। तो सबसे पहले सेंटेंस आता है, मैं अच्छे से आप लोगों को बता दे रही हूँ। सबसे पहले सेंटेंस होगा द राइटर्स ग्रैंडफादर वाज अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट, ये नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2, हैरोल्ड डाल लॉस्ट हिज आर्म व्हेन ही वाज 14, ये 2 नंबर सेंटेंस। उसके बाद हैरोल्ड डाल बिकम अ सक्सेसफुल शिप ब्रोकर एंड सेट अप अ फार्म एट कार्डिफ, ये नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। नंबर 4, ही मेट सोफी मैकडोनल्ड हेजलबर्ग इन 1911, ये नंबर 4 हो जाएगा। नंबर 5, दे मैरिड सून आफ्टर, ये 5 नंबर सेंटेंस। उसके बाद नंबर 6, दे अलॉन्ग विद देयर फैमिली मेंबर्स मूव टू रादिर इन 1918, ये नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से बता दे रही हूँ। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 सेंटेंस है, 2 नंबर सेंटेंस है, ये 3 नंबर सेंटेंस होगा, ये 4 नंबर में आएगा, ये 5 नंबर में आएगा, ये जो है, और ये 6। मैं ऊपर से एक बार और बता दे रही हूँ, 4, 6, 3, 5, 2, 1। ठीक है। एक्टिविटी 1 कंप्लीट। नो, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो हमारा सेंटेंस है इसको हमारे बुक में मतलब इसी टेक्स्ट से जुड़े कुछ सेंटेंस इसमें कंप्लीटेड नहीं है, इसको कंप्लीट करना है इसी टेक्स्ट से। ठीक है, तो पहला क्या हमारा, द नरेटर्स ग्रैंडफादर वॉज, इसका आंसर हो जाएगा अ फेयरली प्रॉस्पेरस मर्चेंट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक के जो दादाजी थे अ फेयरली, तो देखिए पहला नंबर में होगा द नरेटर्स ग्रैंडफादर वॉज अ फेयरली प्रॉस्पेरस मर्चेंट। ठीक है। एंड नंबर 2 में होगा हैरोल्ड डाल हैड लॉस्ट एन आर्म व्हेन ही वाज 14। ओके। नंबर 3, a ship broker is a person who supplies the ship with everything it needs. तीसरा का क्या होगा, supplies the ship with everything it needs. And नंबर D में है in the country mentioned beside the village of Radir there were many acres of farm and woodland and a number of cottages for the staff. ठीक है, many acres of farm and woodland and a number of cottages for the staff. मैं फिर से बता दे रही हूँ, नंबर ए में होगा a fairly prosperous merchant, नंबर बी an arm when he was 14, नंबर सी supplies the ship with everything it needs, and नंबर डी many acres of farm and woodland and a number of cottages for the staff. मैंने ये सारा हिंदी में समझा दिया है। ठीक है, तो अब एक्टिविटी 3, Do you think that the narrator was happy living in the imposing mansion? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि नरेटर्स जो थे, लेखक जो थे, वो मनमोहक दिखने वाली उस बंगले में रहकर खुश थे? इसका क्या होगा? Yes, I think.
ठीक है, तो क्या होगा एक्टिविटी 3 में देखिए, डू यू थिंक दैट द नरेटर वॉज हैप्पी लिविंग इन द इम्पोजिंग मैंशन। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि लेखक जो थे वो उस मनमोहक मतलब बहुत सुंदर दिखने वाली उस मैंशन में, उस बंगले में रहकर खुश थे। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। क्या होगा, यस। आई थिंक द नरेटर वॉज वेरी हैप्पी लिविंग इन द इम्पोजिंग मैंशन। हाँ, मेरे ख्याल से नरेटर बहुत खुश थे, उस मनमोहक दिखने वाली, सुंदर दिखने वाली उस बंगले में रहकर बहुत खुश थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाय, थैंक यू।